नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। जी हाँ, इन पंक्तियों के माध्यम से हम निश्चित रूप से भारतीय सेना का बखान कर सकते हैं। भारतीय सैनिक में किस प्रकार के गुण हैं यह भी इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है और निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि भारत की सेना हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। जब जब भी देश पर किसी भी प्रकार के संकट आए हैं, सेना हमेशा प्रथम पंक्ति में मिली है और केवल प्रथम पंक्ति में सेना मिली है इतना ही नहीं है, हर एक अवसर पर सेना ने, सैनिकों ने देशवासियों का गर्व मस्तक से ऊंचा किया है। देश का गौरव हमारी सेना, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं कर्नल महेंद्र सिंह जी ढाका। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। कर्नल साहब जो है वो सेना में विभिन्न स्थानों पर आप रहे हैं, आपका लंबा अनुभव है और साथ ही एक खास बात यह भी है कि आपकी पहले वाली पीढ़ी अर्थात आपके पिताजी भी सेना में थे और आपकी आगे वाली पीढ़ी अर्थात आपके सुपुत्र भी सेना में है। लगातार तीन पीढ़ियां हम कह सकते हैं कि सेना की सेवा कर रही हैं और निश्चित रूप से उस क्षेत्र से आते हैं जहां के लिए कहा जाता है कि जहां हर घर में एक सैनिक पैदा होता है। शेखावाटी के झुंझुनू जिले से आप आते हैं। सबसे पहले कर्नल साहब, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं कि सेना जो है वो देश का गौरव है और हम सब का मस्तक जो है वो सेना गर्व से हमेशा ऊंचा रखती है, वर्तमान समय में सेना की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप 1947 से लेकर के जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक भारतीय सेना जो है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे किसी देश विपत्ति में हो और चाहे खेल का मैदान हो, हमने हर जगह पर जो है सेना ने अपना एक सर्वोच्च देने की कोशिश की है। अभी अगर आप पिछले 10 या 12 सालों से अगर आप देखेंगे, सेना ने एक अचानक से मॉडर्नाइजेशन और सेना में एक अलग से जो है आपका मोटिवेशन का जो एक संचार हुआ है, उससे आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में अगर आप पहले जैसे हम लोग कंजर्वेटिव टाइप मान लीजिए या इस टाइप से हमारे पास साधनों की कमी थी, लेकिन आज के दिन अगर हमें कोई भी किसी भी तरीके से अगर कहीं के लिए भी हमें बताया जाता है या किसी भी ऑपरेशन के लिए, भारतीय सेना हर दम हर वक्त तैयार रहती है। जी कर्नल साहब, आपने जैसे कहा कि पिछले कुछ समय में सेना का मनोबल बढ़ा है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन आपको भी महसूस होता है। क्या लगता है, क्या कुछ परिवर्तन पिछले दिनों इस प्रकार का हुआ है कि जिसमें लगता है कि वास्तव में सेना का मनोबल, सेना का आत्मविश्वास कुछ बढ़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से अभी देशवासी और हमारे जो वर्तमान लीडरशिप है, उन्होंने सेना के लिए, जैसे एक बार प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि अगर आपको कोई सैनिक जाता हुआ दिखे उसको सलूट कीजिए। उस सलूट का मतलब ये नहीं है कि उस सलूट का मतलब है कि आप देश के लिए और उस एक जो आपके मर मिटने वाला कल को जो एक सैनिक जो आपके लिए, जब आप दशहरा मना रहे हैं, आप दिवाली मना रहे हैं, आप ईद मना रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, ऐसे समय में वो जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा है तो उसको ये लगना चाहिए कि मेरे पीछे जो है देश और मेरे देशवासी जो है वो पूरे मेरे पीछे है। अगर मेरे को कुछ भी होता है, मेरे को कुछ भी है, तो मेरे परिवार को, मेरे उसको संभालने के लिए। और ये अगर आप देखेंगे पिछले 10-12 साल से, मुझे याद है कि मैं ग्लेशियर में 94 के अंदर भी मैं ग्लेशियर में रहा था और उसके बाद में दोबारा मेरे को मौका मिला कि मैं 2014 में दोबारा से ग्लेशियर में रहा हूँ। उस समय में और बाद के जो 14 के बाद की जितनी परिस्थितियां जो हुई हैं और जिस हिसाब से जो है हमारे साधनों में जो है और जो बढ़ोतरी हुई है, उससे सेना जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, अपने आप को एक मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पर महसूस करती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व जिस प्रकार से सेना के साथ में घुलता मिलता है, और हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी विभिन्न अवसरों पर जब सैनिकों के बीच में जाते हैं, होली, दिवाली, अनेक त्योहार, जब वो माँ भारती के वीर सपूतों के बीच में जाकर सरहद पर जब वे त्योहार मनाते हैं, तो निश्चित रूप से सेना का आत्मविश्वास भी बढ़ना लाजमी है और मनोबल भी बढ़ना स्वाभाविक ही है। कर्नल साहब, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम भारतीय सेना की बात करते हैं, 3 प्रमुख अंग, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, क्या लगता है अलग अलग प्रकार का काम है, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां वहां अलग अलग क्षेत्रों में नजर आती होंगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप खुली मुट्ठी रखिए, हाथ हथेली रखिए। जी, आपको
जब तक मुट्ठी बंद नहीं होगी आपका पंच नहीं लगेगा जी। तो चाहे सैनिक हम सेना में, चाहे हम वायुसेना में है, नेवी है या फिर आर्मी है, हमारा उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। चाहे जितना हम अलग अलग ब्रांचों में, हाँ काम सबका अलग है। नेवी है वो समुद्र के अंदर हमारी सुरक्षा करती है, एयरफोर्स है हमें ऊपर से आकाश सुरक्षित रखती है, आर्मी जो है अगर, क्योंकि मैदान जब तक आप चाहे जितनी टेक्नोलॉजी लेके आ जाइए, लेकिन जब तक बंदा आप नहीं खड़ा करेंगे उस जगह पर, हमारी अपनी जगह के ऊपर, तब तक आप ये नहीं कह सकते ये जगह हमारी है। अकेली टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें नहीं हो सकती है। तो तीनों सेनाएं, जो तीनों अंग जब मिल करके, और जब अभी नया कॉन्सेप्ट भी आपने सुना भी होगा कि जिसमें एकीकृत कमान के तहत तीनों सेनाएं एक साथ काम करेंगी। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य एक है, और वो लक्ष्य है माँ भारती की सुरक्षा, माँ भारती की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की सुरक्षा। और निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं, और उनकी रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का पहला दायित्व होता है। और इसी विषय को आधार मानकर भारतीय सेना काम करती है। दिन रात, सर्दी गर्मी, -10-20 डिग्री टेम्परेचर से लेके और 50-55 डिग्री टेम्परेचर तक, चाहे भीषण कड़ाके की सर्दी हो या फिर हो चिलचिलाती हुई धूप, सैनिक निश्चित रूप से अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और उनके लिए ही कहा जाता है कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। वास्तव में अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, और इस देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए यदि कोई तैयार रहता है तो उसे ही सैनिक कहा जाता है। कर्नल साहब, चर्चा आपसे ये भी करेंगे कि सेना को लेकर अनेक प्रकार की खबरें जब आती रहती हैं, तो पिछले काफ़ी समय से एक टर्म पूरा देश सुन रहा है, देख रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन। कुछ लोग इसके पक्ष में बात करते हैं, कुछ लोग अलग प्रकार की बात करते हैं कि आखिर इस समय ये जो 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो बात है, इसकी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन जो है हमारी बहुत पुरानी मांग थी। सेना जो है, अगर आप मान लो 75 से ही जो है इस चीज़ के बारे में हम संघर्ष कर रहे थे। हमारे जितने भी हमारी एक्स सर्विसमैन लीडरशिप थी, वो चाहते थे कि 1 रैंक और 1 पेंशन जो है हर एक को आदमी मिले। इसका मतलब ये है कि चाहे आपने 60 में सर्विस किए, चाहे 80 में सर्विस किए, चाहे आपने अभी प्रेजेंट में आप सर्विस कर रहे हो, क्योंकि जब आप इस प्रेजेंट में, अगर आप जिस टाइम में रह रहे हो, आपको लगना चाहिए कि भाई खर्चा तो दोनों का एक ही जैसा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो आज सैनिक आया है उसका खर्चा अलग है, पुराना सैनिक है उसका खर्चा अलग है। तो गवर्नमेंट ने जो है हमारे लिए जो सबसे बेस्ट तरीका जो है और बेस्ट मेथड जो हो सकता है, छोटी मोटी कमी हो सकती है, वो दूर हो सकती हैं और वो होती रहती हैं बाद में, लेकिन जो हमारी मांग जो थी कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो मिलनी चाहिए, और वो जो है वर्तमान सरकार ने जो हमें पूरी करके, और वास्तव में इसमें जो है सैनिकों का बहुत ही भला हुआ है। स्पेशली जो बेचारे पुराने सैनिक जो थे, आप देखेंगे कि उनको उतना ही खर्चा पड़ता है जितना पहले था। बल्कि आप ये सोचिएगा, 80 साल का आदमी है, उसको बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। आज मैं यंग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं कहीं जा सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, लेकिन उसको तो चाहिए सब कुछ। अब इस उम्र में आने के बाद, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, आपके सुपुत्र भी सेना में है और आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी जवान हूँ। वास्तव में एक सैनिक का जज्बा इन शब्दों से प्रकट होता है। देखिए, हम रिटायर्ड कभी हो ही नहीं सकते हैं। सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता है। अगर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि सैनिक कभी भी रिटायर्ड नहीं होगा। वो एक हो सकता है कि थोड़े टाइम, आप किसी भी आज एक 80 साल के किसी सैनिक से बात करके देखिए, वो आज भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। मेरे को एक अभी पीछे का मैं आपको छोटी सी घटना, मैं अजमेर में पोस्टिंग था और एक जाट रेजिमेंट के हवलदार साहब थे, उन्होंने आके 80 साल के वरने इस टाइप का सलूट मारा कि मेरे को ऐसा लगा कि यार हम किस बात कभी बूढ़े हो नहीं सकते हैं। अगर उस तरीके से देखा जाए तो उम्र जो है एक नंबर है सिर्फ फौजी के लिए। कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि आखिर इस भारत की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है कि जब भी कोई सैनिक चाहे किसी ऑपरेशन के लिए जाता है, चाहे युद्ध क्षेत्र में जाता है, बिना किसी डर के, जबकि पता है कि वास्तव में वहाँ जीवन को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ आगे बढ़ता है? क्या कारण लगता है, क्या कुछ खास बात है यहाँ की मिट्टी में? देखिए, हमें क्या है कि हमें अपना जो पीछे का, आप देखिए, सैनिक हमेशा अपनी फैमिली, अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव और उसके नाम के लिए लड़ता है। हमारे यहाँ पर एक नाम, नमक, निशान, तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए है नाम, चाहे वो मेरे खानदान का नाम हो, मेरे धर्म का नाम हो, मेरे देश का नाम हो, मेरे राज्य का नाम हो, मेरे गांव का नाम हो,
नमक आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो है अपनी संस्कृति में नमक खाना एक बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है। तो हम नमक और निशान जो झंडा जो हम जिस झंडे के नीचे हम रह रहे हैं उसके लिए हम जो है हमेशा ज़िंदगी अपनी देने को तैयार रहते हैं। मैं आपको सही में बताऊं तो जैसे वो कभी ने किसी ने बोला भी कि भुजा भड़कना, अगर कभी मैं लाइव फायरिंग के टाइम में भी मैं रहा हूं और बंदों को मैंने जब ऊपर से आरटी के गोले गिरते हुए देखा तब भी उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए गाने गाते हुए देखा। उनको लगता नहीं, हमें कभी नहीं लगा कि आज तक कि हम जो है यहाँ पर हमें किसी चीज़ का डर है। डर शब्द अगर देखा जाए तो भारतीय सेना में है ही नहीं और मैंने तो देखा भी नहीं है जी। तो जिस तरीके से कर्नल साहब अपने स्वयं के अनुभव भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना में डर की कोई बात होती ही नहीं है, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो, एक उत्साह का उमंग का वातावरण बना रहता है। और शायद इसीलिए हम सैनिक के लिए कह सकते हैं कि कीमत मेरी हर कोई भी वहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है, जो उजियारे का आदि हो वो आकर मेरे साथ रहे, मैं सूरज हूँ अंधियारा मुझको सहन नहीं कर सकता है। जी हाँ, भारतीय सेना सूरज के समान है, हर एक सैनिक हमारे सूरज के समान है, जो वास्तव में लगातार अपनी आभा से इस देश को प्रकाशित करता रहता है। और निश्चित रूप से जब सैनिक वहाँ पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी आभा के साथ जब वहाँ डटा रहता है, तभी हम देश में बाकी सारे अन्य कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से कर पाते हैं। कर्नल साहब, चर्चा ये भी करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से सेना के आधुनिकीकरण की बात हो रही है, अनेक प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, जैसे बीच में ये भी विषय आया कि तीनों सेनाओं की एक संयुक्त कमांड, एक अधिकारी, इस प्रकार के जो तीनों में समन्वय बना सके, एक नया कदम आया। इसी प्रकार से और क्या कुछ कदम इस प्रकार के पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सेना का भी निश्चित रूप से आधुनिकीकरण हो रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गांव की स्कूल में पढ़ता था तो एक हमारे यहाँ 3 टांग की दौड़ होती थी, जिसमें 2 टांग एक साथ बांधी जाती थी, बीच वाली दोनों टांगें जो है बंदे की एक साथ बांधी जाती थी और उसके बाद में वो दौड़ पूरी की जाती थी। अब सोच के देखिए, अगर उन बंदों का अगर कदम एक साथ नहीं मिले और एक साथ नहीं चले तो वो कितनी दूर चल पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये आपका ने जैसे पूछा कि अगर जब तक आप समन्वय नहीं होगा तीनों सेनाओं में, हम अलग जाएंगे, नेवी अलग कर रही होगी, एयरफोर्स अलग कर रही होगी, तो कैसे हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो अभी जो हमारा जो एकीकृत कमान का जो एक वो विषय जो चल रहा है और बहुत गहरा विषय है ये, इसको आप मतलब सतही नहीं ले सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें तो जब तक हम तीनों सेनाएं एक साथ होके और एक उसका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ में जब हम दुश्मन टूट पड़ेंगे तो आप सोच के देखें कि दुश्मन की क्या हालत होगी। तो ये ज़रूरी भी है और ये अभी आज के समय को देखते हुए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर उतना ही समुद्री सीमा हमारी, उतना ही हमारा पहाड़ है, उतना ही हमारा रेगिस्तान। आप सोच, हमारा जो है सैनिक जो है, आप कभी 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में होता है तो अगले साल जो है वो -30 डिग्री सियाचिन ग्लेशियर में भी होता है। इतना टेम्परेचर वेरिएशन आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी देश की सेना ने इतना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं देखा होगा जितना हमारे यहाँ पर है। तो ये ज़रूरी है कि तीनों सेनाएं साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर लड़ें और साथ एक कमांडर के अधीन जो है वो काम करे तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा तरीके से काम हो सकता है। ये तो कर्नल साहब बात हुई ही कि तीनों सेना के जो प्रमुख अंग हैं उनमें समन्वय की, इसके साथ में आधुनिकीकरण के लिए हथियारों को लेकर, वर्दी को लेकर भी क्या कुछ पिछले दिनों कुछ विशेष परिवर्तन हुआ? काफ़ी बदलाव हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आदमी को सबसे ज़्यादा भरोसा किस चीज़ पर होता है? अगर मैंने अपनी कोई बनाई हुई चीज़ है मैं उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ बनिस्पत कि अगर मैं किसी आपसे मांगी हुई चीज़ के ऊपर में, अगर मैं आपसे पेन भी लेता हूँ उससे पहले चला के देखता हूँ कि चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मेरा अपना पेन है मैं कलम लूँगा और चलाना शुरू कर दूंगा। तो जिस प्रकार से हमारे इंडिजिनियस और जो आधुनिकरण जो हो रहा है और वो भी हमारे अपने संसाधनों के द्वारा जो आधुनिकरण हो रहा है, हम लोग उससे आर्मी जो है उससे काफ़ी खुश है और अपने खुद के अपने वेपन होने से हमें कल को किसी दूसरे देश की तरफ इस चीज़ के लिए ताकना भी नहीं पड़ेगा। और ये आधुनिकरण आज के देखिए आज के समय की ज़रूरत भी है। अगर मान लीजिए कि हम अभी भी अगर पुराने टाइप के वेपन में और उसी के साथ में अगर हम लड़ाई करेंगे तो कब तक पहुंच पाएंगे। तो ज़रूरी है सेना को भी समय के साथ और वर्दी में भी और बाकी चीज़ों में भी मैंने खुद ने अपने देखते देखते मेरे समय में जब हम कहाँ सूती ओजी वर्दी से लेकर के आज मतलब कि तापमान विरोधी टाइप के भी जो है कपड़ों के साथ में हम जो है काम कर रहे हैं। जी,
तो कर्नल साहब, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, मेक इन इंडिया की बात करती है, तो रक्षा क्षेत्र में भी ये जो योजनाएं हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया भी, अभी आधुनिकरण में बताया कि जब तक मेरा अपना खुद का सामान नहीं होगा, मेरे को खुद के अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, मुझे ये भरोसा है कि मैं कल को देश मान लो कि एक वेपन बनाता है, आज हमारी जरूरत है, कल को हमारे इमरजेंसी आ गई, हमें 5000 वेपन बनाने हैं, तो देश जो है वो बना सकता है। लेकिन मान लो कि यही चीज़ अगर हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे तो कैसे उस चीज़ को आप इंश्योर कर पाओगे कि मेरे को 5000 वेपन मिल जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ क्योंकि हम खुद बना रहे हैं, मेरी ज़रूरत है, मैं उसी हिसाब से करूँगा। अगर मान लो कि मैंने अगर आजकल को ज़्यादा पैसे मेरे को चाहिए, मैं डबल मजदूरी करके भी काम करूँगा। उसी प्रकार से अगर देश को अगर जब भी इमरजेंसी होगी तो अपना अगर खुद का अपनी चीज़ें हैं, अगर खुद का अगर हम अपने द्वारा अध्ययन कर रहे हैं तो वो बहुत ही बढ़िया तरीका है। कर्नल साहब, पिछले कुछ महीनों पहले देश ने एक नया नाम सुना, अग्निवीर। केंद्र सरकार एक योजना लेकर आ रही थी, कुछ इस प्रकार की बातें भी सुनने में आ रही थी कि उससे बहुत अधिक युवाओं को अवसर मिलेगा सेना में जाने का। क्या लगता है, अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है, उससे सेना को किस प्रकार से लाभ होगा और दूसरा युवाओं को किस प्रकार से लाभ होगा? मैं चाहूँगा दोनों विषयों पर आप विचार रखें। दोनों चीज़ों से मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी आपने 10-12 दिन पहले का आपने एक इंसिडेंट सुना जब राजौरी डिस्ट्रिक्ट में उग्रवादियों ने हमारे 5 और 6 नागरिकों की हत्या कर दी थी। अब सोच के देखिए, उस गांव में अगर अग्निवीर सेना के बंदे होते और वो ट्रेंड होते तो क्या आपको लगता है कि वो आसानी से ये काम करके जा सकते थे? तो पहली चीज़ आप ये देखें कि अग्निवीर से हमें 75% जो हमारे जो जवान जो है, युवा जो है, जब वापस 4 साल के अपनी एक टर्म अपना पूरा जो कार्यकाल पूरा करके जब वो वापस आएंगे तो सोच के देखे देश के पास कितनी ट्रेंड मैन पावर और डिसिप्लिन मैन पावर होगी। और दूसरा ये है कि कल को मान लो कि हम दोनों फ्रंट में, देश दोनों फ्रंट में, इधर आप वेस्टर्न फ्रंट को ले लीजिए, उधर चाइना के फ्रंट पर ले लीजिए, हम दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं हम लोग। अगर हमारे पास ट्रेंड मैन पावर, अगर कल को सपोज जैसे आज रशिया के अंदर देखिए आप, सेना की कितनी भारी कमी हो रही है, लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास में अगर अग्निवीर के तौर पर अगर हमारे ट्रेंड मैन पावर होगी तो हमें तो वो कमी महसूस नहीं होगी। दूसरा मैं अब युवाओं के लिए बताता हूँ आपको। पहले हमारी जो इनटेक होती थी ऑलमोस्ट 22 और 23 हज़ार की इनटेक होती थी हमारी, जो है सेना के अंदर जो जाती थी। अभी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो है 96,000 के करीब जो है एवरी ईयर इनटेक की जो है घोषणा की हुई है, और सेना को जरूरत भी है इतनी मैन पावर की। आप सोच के देखिए उसका 25% कितना होता है, 23,000। तो जितनी इनटेक हमारी पहले थी उतने तो हमारे फिर भी अभी भी परमानेंट हो रहे हैं। जो बचे हुए 75% है, गवर्नमेंट ने अगर अपने पैसे पर उनको पैसे दे के और एक ट्रेंड मैन पावर बना दिया है, जो कि कल हमारे जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे PSUs हैं, बाकी के स्टेट पुलिस हैं, इनमें कितने एक ट्रेन मैन पावर आपको अवेलेबल है उसके बाद, और वो भी डिसिप्लिन मैन पावर अवेलेबल है आपके पास में। एक सैनिक को आप वैसे भी देख लीजिए, अगर वो चलता है, अगर घूमता हो, आपको अलग से दिख जाएगा कि यार ये सैनिक है। तो जब आपको ये इस टाइप के 75% बंदे जब आपको इस टाइप से एक डिसिप्लिन फोर्स आपके देश में होगी तो आप सोच के देखिए कि कहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से देश को भी और युवाओं को, दोनों को जो है इस चीज़ से फायदा है। आप सोच के देखिए, आप 22 साल की उम्र में आप वापस, आप 18 साल में आप इनरोल होते हो, 22 साल में आप वापस आ जाते हो। 22 साल के अंदर आपके हाथ में कम से कम भी 24 लाख रुपए होते हैं। अगर आप उसको निकाल दीजिए, 12 लाख रुपए के करीब आपके पास फिर भी है। अगर आप अपनी तनख्वाह को भी छोड़ दें, अगर आप उसको ढंग से मैनेज करके रखते हैं, अगर उसको RD के द्वारा किसी भी तरीके से बचत के द्वारा आप अगर 4 साल में अगर आप बचत कर रहे हो और आपके पास 20 से 22 लाख रुपए अगर आपके पास है, तो आप क्या नहीं कर सकते व्यापार भी। और छोटी अमाउंट नहीं है 20 लाख रुपए। कहने को बड़ा आसान है, कोई भी कह देगा यार 20 लाख रुपए कौन सी बड़ी चीज है, पर ये उन लोगों के लिए है जो जिसके पास में पता नहीं कितने पैसे हो, जिसको अनगिनत पैसे हैं। लेकिन आज की जरूरत के हिसाब से, आज के युवा के हिसाब से आप सोच के देखिए, 20 लाख रुपए अगर मेरे हाथ में है और मैं एक डिसिप्लिन और ट्रेंड बंदा हूं, तो बताइए मैं क्या नहीं कर सकता हूं इस देश के लिए और अपने खुद के लिए। ये तो एक आर्थिक विषय हुआ, लेकिन साथ में मुझे ध्यान आता है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि देश को आने वाले समय में 2.5 मोर्चों पर तैयार रहने की आवश्यकता है। एक मोर्चा पाकिस्तान की तरफ है, दूसरा मोर्चा चीन की तरफ है। और जिस आधे मोर्चे की वो बात कर रहे थे, तो बुद्धिजीवियों ने, विश्लेषकों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो आधे मोर्चे की बात कर रहे हैं, ये देश के भीतर
बार बार में जिस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां बनती हैं उनसे निपटने के लिए यदि आपके पास में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सैनिक रहेंगे, यदि समाज के भीतर रहेंगे, तो देश के भीतर भी आंतरिक सुरक्षा का जो मसला है वो भी ठीक रहेगा। क्या इस आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी अग्निवीर योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है? आप देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में मैंने आपसे अपनी बात हुई है कि जो रजौरी में जो इंसिडेंट हुआ है, आप सोच के देखिए अगर उस गांव में अगर 5 या 7 भी अगर अग्निवीर होते तो वो मैं आपको गारंटी से चीज़ कह सकता हूं कि वो उन मिलिटेंट को जाने नहीं देते, चाहे जो भी उनकी जिस भी, क्योंकि उन्होंने 4 साल में यही, आपको पता है सैनिक जो है कभी भी पीठ दिखाना नहीं जानता है। वो उसको पता है कि मेरे को क्या करना है, अगर मेरे गांव पर अगर मुसीबत आई है क्या आया। अगर वही चीज़ मैं आपको बताता हूं कि आप आंतरिक मोर्चे के ऊपर आप अपन देख लिया 2.5, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि 2.5 के अभी तो अगर आप देखेंगे तो हमारी कैजुअलिटी जो है बॉर्डर से ज़्यादा तो अंदर एरिया में ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही है हम लोगों की। तो ये जो अग्निवीर जो स्कीम जो है, इससे मैं आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि हमारी सैनिक शक्ति ही नहीं, बाकी के लोग भी हैं, उनके बीच में भी एक मोटिवेशनल और एक उसमें संचार होगा, जिससे कि मतलब वो बंदा जो है बिल्कुल तैयार रहेगा हर टाइम मरने और उसको अपने देश की रक्षा के लिए जो है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो लोग अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं या तो उनको इसकी जानकारी नहीं है या फिर उनके इरादे वो कुछ ठीक नहीं हो सकते, और जो युवा सेना में जाकर और देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको भी एक बेहतर अवसर मिलता है कि जब वापस वो लौटते हैं 4-5 वर्ष बाद में एक अच्छी खासी धनराशि उनके हाथ में होती है और फिर उनके लिए भविष्य के द्वार तो खुले हुए हैं ही, वे चाहें जिस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और ऐसे युवाओं के लिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चरित्र जब पवित्र है तो अच्छी दशा है तेरी, और ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। निश्चित रूप से बहकावे में आने से बचना चाहिए, और जो भी इस योजना के लाभ हैं वो केवल आर्थिक विषय नहीं है, वो विषय देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का विषय भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। कर्नल साहब, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि बार बार में समय समय पर चाइना बॉर्डर को लेकर जिस तरीके की खबरें आती रहती हैं, खासतौर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि ये पिछले 8-10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना को पीछे जाना पड़ा है, चाइना को झुकना पड़ा है। क्या लगता है इस समय वास्तव में चाइना बॉर्डर पर किस तरह की स्थितियां नजर आती हैं? देखिए, जब आप बराबर के होते हो, ये है कि अगर आप बिल्कुल बच्चे हो, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं, मैं ताकतवर हूं, आपको हमेशा मेरे से डर लगेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा यार मैं इसका सामना कैसे कर पाऊंगा। लेकिन कभी आप एक चीज़ सोच के देखिए कि आज क्या हम अपना जो 62 वाला देश रह गया है क्या, जब हम बिल्कुल हमारे पास हथियार नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, बिल्कुल ऑफ द हैंड हम लोग जो है उस टाइम अगर आप देखा जाए तो सेना जो है बिल्कुल भी उस टाइम हमारे पास कोई वेपन इस टाइप के नहीं थे कि जिससे हम, उसके बावजूद आप देखें कि एक एक सैनिक ने जो है वहाँ इतनी बड़ी चाइना सेना होने के बावजूद उनके हमने ये हालत किया है। अभी जो है हम जो है चाइना को भी इस बात का बिल्कुल पता है, और अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम पीछे नहीं रहे हैं। मैं खुद अगर आप देखें तो लद्दाख से लेकर के पूरे सिक्किम एरिया तक, पूरे चाइना एरिया में मैंने कम से कम भी है तो 5 से 6 साल तक सर्विस की है मैंने। और पहले जहां हम पैदल जाते थे, जहाँ तक जाने के लिए मतलब घोड़े और गधों के द्वारा हमारा सामान वो पहुँचता था, आज हम बिल्कुल बॉर्डर पिलर तक जो है हम बिल्कुल गाड़ी के साथ जाते हैं और हर जगह की हम अच्छे से देखभाल। और यही आपको मैं बताता हूँ, चाइना को इसी चीज़ का डर है, इसीलिए वो बार बार हमें ये आजमाने की कोशिश करता है। क्योंकि देखिए, कमज़ोर के साथ में जब आपको लगेगा यार ये तो कमज़ोर है, तो बार बार वो आपको बिल्कुल छेड़ेगा भी, तंग भी नहीं करेगा। लेकिन जब उसको लगेगा यार आप बराबर के होते आ रहे हो और आप में जो है बिल्कुल दम है, तो बार बार आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जब जब हमें चाइना ने टेस्ट किया, आपको भी पता है कि हमने उसको करारा जवाब दिया है। गलवान वैली को चाइना कभी नहीं भूल सकता है। यस, हमने भी हमारे 20 जो है वीर सैनिक जो है उस ऑपरेशन में हमने खोए हैं। लेकिन आप चाइना से पूछ के देखिए, वो आज अगर भारतीय सेना का नाम लेते हैं उनको नींद नहीं आती है। अब बाकी का अभी जो रिसेंटली जो अभी हुआ है उसका आप देख लीजिए, कहीं भी जो है हम अब कम नहीं है। पहले जैसे होता था कि वो जब आते थे अपना एक झंडा दिखाते थे, हम पीछे हट जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं, हम बराबर खड़े होते हैं, आंख से आंख डाल के बात करके बताते हैं कि भाई अपनी जगह पर रहिए और अपने हद में रहिए। और तभी आप देख रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है। और ये बार बार जो मीडिया में भी आ रहा है, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग बिल्कुल एक
तैयार भी नहीं थे और इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। आज हम वो नहीं है जो जो लोग पहले सोचते थे। जो लोग पहले सोचते थे वो आज हम नहीं हैं, और निश्चित रूप से स्थितियां बदली हैं। और सेना, चाहे चाइना बॉर्डर हो या फिर बॉर्डर हो पाकिस्तान का, जहां भी कोई नापाक इरादे यदि दुश्मन रखता है तो निश्चित रूप से भारतीय सेना करारा जवाब देती है। आखिर में कर्नल साहब, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से, क्योंकि एक मेरे को भी बड़ा, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है आपसे बात करते हुए, एक उत्साही सैनिक के साथ जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ है कि सैनिक जो है कभी पैसे का भूखा नहीं है, वो देशवासियों के प्यार के भूखा है। आप उसके परिवार की और उसके देखभाल कीजिए, और सेना का जब भी हो आप मनोबल बनाने की कोशिश कीजिए। सैनिक जो है हमेशा आपके लिए, हम हर दम तैयार रहेंगे, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो आंतरिक कोई प्रॉब्लम तकलीफ हो, या चाहे प्राकृतिक कोई परेशानी हो। आपने भी देखा होगा, चाहे कहीं भी, चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, हम सबसे पहले पहुंचते हैं। उसमें बाढ़ में हमारे अपने परिवार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसके बने हुए हैं, लेकिन नहीं, हमें पहला में ये इज्जत है कि मैं अपने देश को और अपने देशवासियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि सेना जो है कभी भी आपको, आपका मस्तक जो है नीचे नहीं होने देगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अगर उनको ज़रूरत है तो उनको प्यार देने की ज़रूरत है। कर्नल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे को समय दिया और आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता, सरलता से आपने जवाब दिया। आपको कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सेना ने सदैव ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा किया है, और सेना को जो चाहिए वो चाहिए मान और सम्मान, और ये हम सबको भी यह ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी दर्शकों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि हमें जहां कहीं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, जहां कहीं सैनिक मिलता है तो एक सैल्यूट इस देश के सैनिकों के नाम अवश्य देना चाहिए। निश्चित रूप से इनकी मेहनत और इनके साहस, इनकी कर्तव्य परायणता के बूते ही आज सीमाएं सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित ही रहेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम देंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।